अरे ओ करमजली, अभी सिर्फ झाड़ू ही लगा रही है। अभी कितना सारा काम बाकी है। जल्दी जल्दी हाथ चला और मेरी बेटी के लिए खीरे काट कर ला। उसकी आंखों में रखना है, कहीं उसकी आंखों के नीचे गड्ढे ना पड़ जाएं। इतनी सुंदर बेटी जो है। अरे माँ, कर तो रही हूँ। अभी अभी मैं गाय को पानी पिला के आई हूँ। मैं जल्दी से जल्दी कर दूंगी। काफी समय पहले की बात है। रतनपुर नाम का एक गांव था, जहां पर जगजीत नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बड़ा कारोबार संभालता था और वो एक व्यापारी था। वो फलों का और सब्जियों का कारोबार करता था। उसकी बहुत ही सुंदर पत्नी थी, जिसका नाम था वर्षा। और उनके पड़ोस में ही फूलवती नाम की एक बूढ़ी औरत रहा करती थी, जिसे जगजीत और वर्षा बड़े ही प्रेम से रहते थे। जगजीत अपने सारे दिल की बात पड़ोसन फूलवती से करता था, जिसे वो मन मानता था, और वर्षा भी उससे माँ मानती थी। एक दिन जगजीत फूलवती से, अरे दादी, आपको पता है मैं काफी परेशान चल रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे विवाह के काफी साल हो चुके हैं, परंतु अभी तक मेरे एक भी संतान नहीं हुई। अरे जगजीत बेटा, तो चिंता क्यों करता है? ऐसे चिंता मत कर। देखना, भगवान के घर में देर है परंतु अंधेर नहीं। वह तेरे भाग्य जरूर खोलेंगे। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। फूलवती मन्नत मांगती है और भगवान से प्रार्थना करती है, और उसकी प्रार्थना सफल होती है। कुछ दिन बाद एक खुशखबरी फूलवती जगजीत को देता है। अरे बेटा, खुश हो जा, तेरे भाग्य खुल चुके हैं। अब तू एक बाप बनने वाला है। अरे वाह दादी, आपने तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है। मेरे वर्षों की आस पूरी हो गई। आखिरकार भगवान ने मुझे संतान का सुख दे ही दिया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। 9 महीने बाद आखिर वर्षा को एक बहुत ही सुंदर पुत्री होती है, और वो एक पुत्री को जन्म देती है। परंतु वर्षा का देहांत हो जाता है। ये देख जगजीत काफी दुखी होता है। तभी जगजीत कहता है, हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरी धर्म पत्नी का देहांत हो गया। यह बेटी तो मेरे लिए मनहूस निकली। अरे बेटा, इससे इस लड़की की क्या गलती है? अरे तुमको खामखा इतना क्रोध क्यों आ रहा है? जगजीत अपनी बेटी से काफी नफरत करने लगता है और उसे बहुत बुरी तरह से व्यवहार करता है। वो उसके पास पलंग बैठी रहती तो अपना पैर मारकर अपनी बेटी को पलंग से नीचे गिरा देता। अगर उसकी दादी ना होती तो भूख के मारे वो रोती, परंतु कभी भी जगजीत उसे दूध नहीं देता और उसे भूखा रखता। एक दिन जगजीत फूलवती से कहता है, दादी, आप इसे अपने पास ही क्यों नहीं रख लेती? मुझे काम पर भी जाना होता है, मैं इसे संभाल नहीं सकता। और तो और मानो इसके बाद मेरा कारोबार और भी डूब रहा हो। अरे बेटा, मैं तो खुद मर जाऊंगी। कुछ ही दिन की मेहमान हूँ। मैं क्या तुम्हारी बेटी को संभालूंगी? एक काम करो, तुम अपनी दूसरी शादी कर लो। वह तुम्हारे घर को भी संभालेगी और तुम्हारी बेटी को भी। हाँ दादी, यह आपने काफी अच्छा सुझाव दिया। इस सुझाव से मुझे सफलता मिलेगी। फूलवती के सुझाव से सहमत होता है और अपना एक दूसरा विवाह कर लेता है। उसकी दूसरी पत्नी का नाम होता है कोकिला। कुछ समय और बीतता है और कोकिला एक और बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम प्रीति रखा जाता है। तभी जगजीत कहता है, यह बेटी कितनी अच्छी हुई है, वरना जो मेरी पहली बेटी थी वह कितनी मनहूस थी, जिसके कारण मेरी पहली धर्म पत्नी का देहांत हो गया। समय और बीतता है। जगजीत की दोनों बेटियां बड़ी हो जाती है। एक का नाम प्रिया तो दूसरी का नाम प्रीति रहता है। प्रिया जहां बहुत ही सुंदर रहती है, हालांकि प्रीति भी काफी सुंदर होती है, परंतु स्वभाव सिर्फ प्रिया के ही सुंदर रहते हैं। प्रीति काफी गुस्सैल और घमंडी होती है।
अरे ओ करमजली, अभी सिर्फ झाड़ू ही लगा रही है, अभी कितना सारा काम बाकी है। जल्दी जल्दी हाथ चला और मेरी बेटी के लिए खीरे काट कर ला। उसकी आंखों में रखना है, कहीं उसकी आंखों के नीचे गड्ढे ना पड़ जाएं। इतनी सुंदर बेटी जो है। अरे माँ, कर तो रही हूँ, अभी अभी मैं गाय को पानी पिला के आई हूँ, मैं जल्दी से जल्दी कर दूंगी। कोकिला और प्रीति दोनों ही प्रिया से काफी नफरत करते थे। तभी वहाँ पर जीत आता है। ए जी, सुनते हो, आपकी ये करमजली मनहूस बेटी देखो मुझसे कैसे जुबान लड़ा रही है और काम नहीं कर रही। जीत प्रिया को एक जोरदार चाटा मारता है और कहता है, अरे तू एक नौकरानी है, तू मेरी बेटी नहीं बल्कि इस घर की नौकरानी है, वरना ज्यादा बोलेगी तो कान के नीचे एक और दूंगा। कोकिला, इस पगली को छोड़, यह बता कि हमारी प्यारी पुत्री प्रीति कहाँ है। ये सब कुछ देखकर प्रिया बहुत दुखी होती है। कोकिला और प्रीति दोनों प्रिया को परेशान करते रहते। कभी उसके खाने में बहुत तेज मिर्च दे देते, कभी जगजीत से उसकी डांट खिले और मरवाते, और कभी कभी पड़ोसी के घर में पत्थर मारकर प्रिया का नाम लगा देते। हमेशा उसके साथ अत्याचार करते और पूरा दिन काम करते। हालांकि जगजीत भी इसमें इन लोगों का साथ देता था। वो कभी भी सगे बाप की तरह बर्ताव नहीं करता था। तभी एक दिन कोकिला जगजीत से कहती है, अरे आप सुनते हो, यह आपकी करमजली बेटी तो आपके पूरे के पूरे भाग्य को खराब कर रही है। अगर आपको अपना भाग्य बेहतर करना है तो इस पगली की शादी कर दीजिए। इसकी शादी किसी बेकार मनहूस घर में करिएगा, वरना अच्छे खासे घर में कर देंगे तो इसका वहाँ भी साया पड़ जाएगा और पूरा घर मनहूस हो जाएगा। हाँ, सही कहा तुमने। जगजीत अपनी नौकर को बुलाता है और उनसे कहता है, इधर सुनो, जाकर कोई ऐसी बेकार लड़के को ढूंढ कर लाओ जो भीख मांगता हो या गरीब हो। नौकर कुछ बताता उससे पहले जगजीत उससे चिल्लाकर भेज देता है। काफी देर खोजबीन करते हुए एक ऐसा परिवार मिला जो भीख मांग रहा था। एक बूढ़ी माँ और एक जवान बेटा दोनों बैठकर भीख मांग रहे थे। तभी आवाज आती है और उनसे जगजीत का प्रस्ताव रखता है। तभी बूढ़ी औरत बोली, मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं पवन की माँ हूँ, पर आप ऐसा मजाक मुझसे मत कीजिए, कृपया करिए हम पर। हम वैसे भी गरीब हैं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं भला? भला एक ठेकेदार हमारी पुत्र से क्यों शादी करेगा? अपनी बेटी की जिंदगी क्यों खराब करेगा? लक्ष्मी और पवन उसे नौकर की बात पर विश्वास नहीं करते थे, पर काफी देर बात करने के बाद लक्ष्मी और पवन के जगजीत के घर जाने के बाद उन्हें समझ में आता है कि हम मजाक नहीं, सच्चाई है। बड़ी ही बेकार तरीके से प्रिया की शादी वो करा देते हैं। ना कोई धूमधाम, ना कोई खुशी। जगजीत अपनी इस बेटी की शादी सबके सामने इसीलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि वो मनहूस है। शादी हो जाती है और प्रिया अपने ससुराल चली जाती है और इधर जगजीत और कोकिला अपनी प्यारी बेटी प्रीति पर ध्यान देते हैं। वो काफी खूबसूरत होती है। तभी कोकिला जगजीत से कहती है, ए जी, सुनते हो, अब तो आपकी वह करमजली बेटी गई, अब हमारी प्यारी पुत्री बची है। अब इसके लिए भी जल्दी से एक बहुत अच्छा राजकुमार ढूंढ लो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमारी प्यारी बेटी के लिए तो बहुत अच्छा सा राजकुमार ही मिलेगा। मिलेगा? अरे बाबा, नहीं, मिलना ही चाहिए। हमारी पुत्री किसी से कम है क्या? हमें तो बहुत अच्छा घर चाहिए। ऐसा रिश्ता ढूंढ के लाओ जहाँ हमारी रानी को कोई काम न करना पड़े और बिल्कुल रानियों की तरह रहे। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही होगा। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जहाँ कोकिला और जगजीत अपनी प्यारी पुत्री के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, तभी एक दिन प्रीति छत पर खड़ी हुई थी। थोड़ी वर्षा हुई थी तो वो पानी में खेल रही थी। तभी वो एक पत्थर से टकराती है और उसका पैर फिसल जाता है।
जैसे उसका पैर फिसलता है तो वो छत से गिर जाती है। छत से गिरने के बाद उसको तो कोई चोट नहीं आती, परंतु नीचे पड़े एक और कांच से उसके चेहरे पर एक लंबा जख्म हो जाता है और एक गहरी चोट आई और चिकित्सक ने बताया कि अब उसका ये निशान कभी ही नहीं जाएगा। अब उसकी खूबसूरती पर एक बहुत बड़ा दाग लग गया था। वहीं दूसरी ओर प्रिया भी मुश्किलों से जूझ रही होती है। दोनों की जिंदगी में बहुत उलझने होती है। वो बहुत उलझी हुई चल रही थी। अब देखना ये है कि आखिर अंत में क्या जिंदगी के मोड़ उनकी किस्मत बदल पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। मेरी प्यारी बेटी का क्या हुआ? अरे तेरे ऊपर तो उस मनहूस करमजली प्रिया का साया लग गया है। घर से अभी तक उसका साया नहीं गया। अरे देखते हो हमारी खूबसूरत बेटी का क्या हो गया। प्रिया को उसके पति और सास का भीख मांगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अरे पवन जी, आप सुनते हो? मुझे आपका ये भीख मांगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और माँ जी भी कितनी बूढ़ी हो चुकी है। अरे यार, जब भीख मिल ही रही है तो मेहनत क्यों करना, आराम से जिंदगी के मजे लो। तुम भी जिंदगी में आराम से रहो। हालांकि कौन सा कुछ कर सकता हूँ मैं, मेरे पास वैसे भी कोई पैसे नहीं, खाने के लाले पड़े रहते हैं। अरे यार, आप कैसी बातें कर रहे हो? हमेशा आलस करते रहते हो और आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? एक काम करो, यही खड़े रहो, मैं आ रही हूँ। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। आप इसे इस्तेमाल करिए और इसे बेच दीजिए। बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे, इससे हम कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं। पवन प्रिया को मना करता है, परंतु प्रिया नहीं मानती। पवन उसे बेचकर आ जाता है, क्योंकि प्रिया के पिता फल और सब्जियों का कारोबार करते थे, तो उसे उसके बारे में अच्छी समझ थी। इसीलिए वो भी फलों को बेचना शुरू कर देते हैं। एक दिन बिना किसी मुनाफे के प्रिया खड़ी हुई थी और हमेशा की तरह पवन आराम से बैठकर देख रहा था। हालांकि वो भी मेहनत करता, परंतु कभी कभी आलस कर देता। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा साधु आया। उसने प्रिया से कहा, अरे बेटा, मैं सुबह से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे फल दे सकती हो? पर हाँ बेटा, मेरे पास एक भी रुपया नहीं तुम्हें देने के लिए। साधु बाबा, आप इसकी चिंता न करें। एक काम करें, ये फल खा लीजिए। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पक्का तुम्हारी माँ बहुत अच्छी होंगी, उसने तुम्हें बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। दरअसल मेरी कोई माँ नहीं है, बस एक माँ है, परंतु वो मुझे बिल्कुल प्रेम नहीं करती। भगवान तुम्हारा भला करे। अब देखो, मेरे पास कोई पैसे तो नहीं तुम्हें देने के लिए। तुम एक काम करो, कुछ चनों और गेहूं के दाने रख लो, यह तुम्हारे काम आएंगे। साधु प्रिया को एक पोटली देता है जिसमें चने और गेहूं के कुछ दाने होते हैं, परंतु उसे वो कहता है कि इसे घर जाकर ही खोलना। जब प्रिया घर जाती है और उसे याद आता है कि ये साधु ने उसे कुछ दिया है, तो जब उसे वो खोलती है तो उसमें बहुत ज्यादा कीमती पत्थर निकलते हैं। वही वो पत्थर और जमारत थे। वो उन्हें जाकर जल्दी से सुंदर को भेज देती है। जैसे ही वो बेचते, उसके पास बहुत धन हो जाता है, जिसके बाद वो और पवन और उनकी माँ जी मिलकर एक बहुत बड़ा व्यापार शुरू करते हैं। सब्जियों का और फलों का कारोबार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पूछो ही मत। कुछ साल बीत जाते हैं। 2 साल बाद अब सब कुछ बदल चुका था। जहाँ एक और प्रिया अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी थी और एक जानी मानी व्यापारी बन चुकी थी, वहीं दूसरी ओर जगजीत का कुछ नहीं हुआ। ना जगजीत की बेटी का विवाह हो पाया और ना ही कोकिला खुश रही और ना ही जगजीत का कारोबार आगे बढ़ पाया। बाकी जगजीत के ऊपर बहुत कर्जा चढ़ता गया और हीरालाल नाम का जमींदार उसको उसी के घर से निकाल देता है, क्योंकि वो अपना कर्जा नहीं दे पाता। और जगजीत अब जमीन पर आ गया और उसका व्यापार भी बहुत छोटा हो गया, क्योंकि सारा व्यापार कोई और नहीं बल्कि उसकी ही बेटी ने संभाला हुआ था। कोकिला और जगजीत को इसकी खबर नहीं कि प्रिया अब काफी अमीर हो चुकी है।
तो वो लोग इस लालच में वहाँ जाते हैं कि कहीं उनकी कुछ मदद ना हो जाए। जब जगजीत और कोकिला और साथ में प्रीति पहुँचते हैं अरे अरे बस भगवान करे वह हमारी मदद कर दे। मैं तो भीख मांगने के लिए तैयार हूँ, पता नहीं कौन है या अमीर। दुनिया बचाने लगते हैं और एक बड़ी सी दरवाजे से पवन और उसकी पत्नी दोनों आते हैं। ये देख जगजीत, कोकिला और प्रीति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मालूम उनके दिल की धड़कन एक हो गई हो। ये देख सबसे पहले जगजीत और कोकिला उनके पास जाते हैं और पीछे से प्रीति जाती है और उनके सामने हाथ फैलाने लगते हैं। जगजीत अपने बाप होने का वास्ता प्रिया को दे देता है। देखिए, आप मेरे पिता हैं, इसीलिए मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ, वरना अभी यहाँ सीधा निकाल दूँ। आपने मेरे साथ जितना बुरा करना था कर चुके। आप और आपकी प्यारी पत्नी जाइए और अपनी प्यारी प्यारी सुंदर पुत्री के साथ रहिए। और हाँ, खाना लगा हुआ है, जल्दी जाकर खा लीजिए और घर ले जाना हो तो बिल्कुल ले जाइए, कोई मनाही नहीं है। मैंने तो कहा था आपकी बेटी है ही मनहूस। यह देखो, अपना चेहरा लेकर आई थी और हम लोगों को सुनाकर चली गई। बहुत ज्यादा अत्याचार सहने के बाद प्रिया का भाग्य उसके साथ अब हो गया और पवन भी उसे बहुत प्यार करता था। और दूसरी ओर कोकिला जगजीत में लड़ाई रहती और प्रीति हमेशा दुखी रहती, क्योंकि अब वो सुंदर नहीं रही और प्रिया अमीर हो गई थी और उसके पास धन था। परंतु कोकिला और जगजीत अब एक गरीब हो गए थे। जब खुद के घर शीशे के हों, दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारने चाहिए। हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। और हाँ, जब हम एक ही बात बार बार कहते हैं तो वो सच हो जाती है। जैसे बार बार कोकिला और जगजीत अपनी ही पुत्री को मजबूत रहते थे, पर आगे चलकर उनकी पुत्री ने ही उनके व्यापार में उनका बछड़ा और सचमुच उनकी जिंदगी पर बात करती। और दूसरी ओर जहाँ पवन कभी भी उसे कुछ बुरा नहीं कहता, तो उसके साथ उसने उसकी किस्मत भी चमका दी। चाहे जो कर लो, हमेशा जीत सच्चाई की होती है और बुराई हमेशा मरती है। ये तो पूरे ब्रह्मांड का ही सच है। चलिए आज फिर हम लोग आपसे विदा लेते